एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी और Phissense.com के टेक्निकल रिसर्च हेड सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ते हुए। सर्वेंद्र, टेक्निकली आप इसको एक बॉटम कहना चाहेंगे? नमस्कार। पहली बात तो फाइसेंस है हमारी कंपनी का पूरा करेक्ट नाम। तो ये ग्रीक जो लेटर आपने लिया है फाई और सेंस इंग्लिश का है, तो थोड़ी कंफ्यूजन होगा। गोल्डन मीन नहीं कोई नहीं। ये जो गोल्डन मीन है 0.618 उसके ऊपर हमारी कंपनी का पूरा दारोमदार है। हमारा रिसर्च भी पूरा उसके ऊपर ही निर्धारित है, फिफ्थ सीरीज के ऊपर। तो उसके हिसाब से हमने अपने कंपनी का नाम रखा है। और आपके सवाल का जवाब देने के लिए मेरा तो मानना हमेशा से रहा है, लास्ट टाइम भी हम जब मिले थे, कि अब एक बार 73, 80, 74, 50 तक की जगह बनी है बाजार में। आज का इनिशियल जो मॉर्निंग का जो डाउन टिक था वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, नो डाउट। बट अगर आप देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे हमारा जो हमने स्टॉप लॉस दिया था 7038, क्लोजिंग बेसिस पे वो स्टॉप लॉस तो अभी इंटैक्ट लग रहा है। खाली एक इंट्राडे विपसॉ आ गया है और इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। विपसॉज आर पार्ट ऑफ द गेम। आप जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो विपसॉज कभी कभी आते हैं। तो इस विपसॉ को कीपिंग इन द स्ट्राइड, उसको अपने स्ट्राइड में लेते हुए वापस ध्यान तो यही रहेगा कि बाजार ऊपर की तरफ ही जाएगा और एक बार 73, 80, 74, 50 टेस्ट करेगा एक वीक से 10 दिन के दायरे के बीच में। बट अगर 2-3 दिन के लिए अगर ट्रेड ले तो 7180 का टारगेट मान के चले कि 7180 तक अगर ट्रेड करना है तो लॉन्ग ट्रेड करें। और आज का लो जो है 6960, उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएं। तो 6959 का एक स्टॉप लॉस लगा के 7180, 7250 के लिए एक लॉन्ग ट्रेड निफ्टी में बनता है मेरे हिसाब से। 7100 ये वो लेवल था जो सुबह तो लग रहा था पार होना काफ़ी मुश्किल है प्रदीप, लेकिन आप देखिए वो पार हुआ है, छुआ है, हमने उसको लांघा है और निचले स्तरों से 2% से ज़्यादा की रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। मनीष, क्या कहेंगे? ग्लोबल मार्केट्स, कच्चा तेल जैसे ही स्टेबलाइज होने लगता है, जो शॉर्ट्स होते हैं बाजार में वो फटाफट कवर करने आ जाते हैं, इसलिए तेजी देखने को मिल रही है। आपको लगता है फ्रेश बाइंग भी हो रही होगी इस समय? आफ्टरनून एमिल, आई थिंक एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। आई थिंक जैसे हम शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं प्रॉब्ली इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवाइवल इन क्रूड प्राइसेस, और थोड़ी वॉल्यूम बाइंग शायद लीचली स्तर पे आई थिंक देखने मिल सकती है। हाउएवर लार्जर पिक्चर जैसे तनेजा साहब भी बता रहे थे, आई थिंक अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई है रिलेटेड टू यूएस डेटा पॉइंट्स। और अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, विच विल कम टू नो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक ग्लोबल डिमांड का जो बैकड्रॉप हम बात कर रहे थे जनरली, आई थिंक जो चाइना स्लो डाउन हम देख रहे हैं, दैट कैन फर्दर एक्सेंचुएट टुवर्ड्स द ग्लोबल डिमांड गेटिंग वर्सर ऑफ। तो मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी डेटा पॉइंट्स ट्रैक करने पड़ेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बट बिल्कुल आई थिंक अगर क्रूड स्टेबलाइज होता है एट दीज लेवल्स, आई थिंक वर्ल्ड मार्केट्स को एक रिस्पाइट मिलेगा। और जैसे इंडियन मार्केट्स वर्ल्ड मार्केट्स को मिरर कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स को भी एक रिस्पाइट मिलेगा। 400 पॉइंट की रिकवरी प्रदीप सेंसेक्स में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो जो कल हमने गिरावट देखी थी करीब 362 पॉइंट की सेंसेक्स में, वो तो कम से कम अगर आप देखें हमने पूरी की पूरी रिकवर कर ली है। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पे। मुझे लगता है जब हमने 7060 के लेवल पार किए, जैसे कि हम शुरुआत में आपको बता रहे थे, उसके ऊपर अगले 50 पॉइंट का दायरा हमने बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से तय किया है। और इसके पीछे साफ तौर पे दिखाई देता है कि बेयर्स के स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं कटते हुए नजर आए हैं। और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो इस दौरान रिकवर हुए हैं, अगर आपको देखें तो सारे कमोडिटी ड्रिवन स्टॉक मेनली दिखाई दे रहे थे। अब कुछ बैंकिंग स्टॉक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। 4.5% का एक स्विंग इसने दिया है, बहुत तेज़ी से ये हमने इसको ऊपर जाते हुए देखा। और इस पर सर्वेंद्र, अगर आपको एक राय देनी हो बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या आप आज इसमें लॉन्ग ट्रेड करके जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जिस तरह से रिवर्सल्स हो रहे हैं, अब इसको एक बार इसका अगर 141, 142 का आंकड़ा इसमें निकल जाता है तो ये स्टॉक बिल्कुल 160, 165 तक की जगह बनाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आज लेना है तो आज भी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक आएगा। बट अगर ब्रेकआउट ट्रेड करें, बिकॉज ये स्टॉक थोड़ा सा बीटन डाउन था, अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करें तो 142 के बियॉन्ड इसका ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए और एक 160, 165 तक के इसमें फिर टारगेट खुल जाएंगे। स्टॉक में डेफिनेटली एक शार्प रिवर्सल है और शॉर्ट्स डेफिनेटली इसमें ट्रैप हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अभी निकले तो नहीं है, क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम्स लास्ट 2 दिन में इतने खास नहीं हुए जिसमें बोला जाए कि नहीं शॉर्ट्स ने अपने शॉर्ट्स काट दिए। तो मेरा मानना यह है कि जब ये 142 का ब्रेकआउट करेगा तो शॉर्ट्स बहुत फास्ट अपना ट्रेड स्क्वायर अप करने आएंगे और उससे जो उसको इंपेटस मिलेगा वहां हम करीब 160, 165 का आंकड़ा छू सकते हैं। बिल्कुल, आपको इस समय दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% ऊपर, लेकिन दरअसल अपने निचले स्तरों से देखें तो 8% की बड़ी रिकवरी इसमें देखी जा चुकी है। और इससे बड़ी रिकवरी वेदांता में देखी जा चुकी है। 11% निचले स्तरों से रिकवर हुआ है वेदांता। इस समय आपको 4% ही मजबूत दिख रहा है। वेदांता
कैसे आप इसे अप्रोच करेंगे मयूरेश? कमोडिटीज़ की चिंता बरकरार है तो उछाल में बेचना चाहेंगे, या आपको लगता है कि एक बार तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी रैली यहाँ पर और बनेगी जिसके चलते और ऊपर जा सकता है? नहीं, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है जी, तो आई थिंक ये जो बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, ऐसे इसमें एक फास्ट रिकवरी देखने में बिल्कुल मिल सकती है। बट अगर हम एक लार्जर पिक्चर लें और एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कतें जारी है। अगर हम रियलाइजेशंस देखें, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, एंड रियलाइजेशंस रिलेटेड टू आयरन ओर, आई थिंक ये सारी चीज़ें आई थिंक अभी भी नेगेटिव बेस पे ही ट्रेड कर रहे हैं ऑन ईयर बेसिस। आई थिंक जो हमने गिरावट इनमें देखी है काफ़ी सब्सटैंशियल है, और एक फास्ट रिकवरी कमोडिटीज़ में आना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आई थिंक जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है अभी भी आई थिंक सप्लाई साइड की तरफ ही स्ट्रॉन्ग है। तो क्लियरली मुझे लगता है आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम फिर से कोशिश करेंगे इतना मयूरेश आपके पास आने की, लेकिन इस बीच हम बता दें अपने दर्शकों को कि आपके सवालों के जवाब जो हम दे रहे हैं, कुणाल सरावगी ने कुछ व्हाट्सएप पे आए हुए सवालों के जवाब हमें दिए हैं और आइए आपसे शेयर करते हैं वो। कैडिला हेल्थ केयर, इस पर एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया था और कुणाल की कॉल है यहाँ पे। सेल की टारगेट 295 के, स्टॉप लॉस 325 पे लगा, यानी 325 के ऊपर निकलने के बाद ही ये मंदी का व्यू बदलेगा। डिश टीवी वहीं अगर आप देखें तो एक सेल कॉल है यहाँ पे, टारगेट है 67 का और स्टॉप लॉस 74 का। 74 के ऊपर निकलने पर डिश टीवी पे मंदी का व्यू बदलेगा। तो ये दो कॉल जो फिलहाल आपको कुणाल ने दिए हैं। आप अगर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो 70 45 22 और 4 बार 0, ये नंबर काफ़ी आसान है, आप याद रखिए। और जब भी आपका कोई सवाल हो हमें तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके सवाल के जवाब देंगे। लगातार इस कार्यक्रम में भी और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट्स हमें भेज रहे हैं, और जैसे जैसे वो जवाब हमें मिलेंगे हम आपको बताते रहेंगे उनके बारे में कि क्या राय बन रही है। इस बीच सर्वेंद्र, एक स्टॉक पे आपसे राय लेना चाहेंगे और वो है टाइटन। वायदा कारोबार में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाला शेयर। ओपन इंटरेस्ट देखिए 12% तक बढ़ा है, यानी मंदी की पोजीशंस काफ़ी बनी है। दिन के निचले स्तरों के करीब ही ये स्टॉक अब भी ट्रेड कर रहा है। क्या आप शॉर्ट करेंगे? देखिए, शॉर्ट तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि बाजार पे ओवरऑल रुझान तेजी का है। बट यस, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि स्टॉक डेफिनेटली वीक हैंड्स में है। स्टॉक डेफिनेटली वीक है और स्ट्रांग हैंड्स इसको प्रॉब्ली शॉर्ट करना चाहेंगे। सो जो इसकी इनिशियल अभी जो लोज थे करीब 300 के आसपास, अगर वो टूट जाते हैं तो ये स्टॉक एक्चुअली मीडियम टर्म काफ़ी शार्प डाउन ट्रेंड में जा सकता है। सो 325 300 अगर ये सपोर्ट्स होल्ड हो जाते हैं इस रेंज में, अगर ये रुक जाता है तो अच्छी बात है। बट अगर ये 300 तोड़ देगा तो ये स्टॉक काफ़ी खराब होएगा और वहाँ से भी 10-15% और करेक्शन वहाँ से आ सकते हैं मीडियम टर्म में। सो ये व्यू करीब 3 से 6 महीने का मैं दे रहा हूँ। बट बाजार के रुझान के हिसाब से ऐसा लगता है कि 300-310 का लेवल ये होल्ड कर लेगा। तो टाइम बीइंग के लिए आप 300-310 के टारगेट्स डाउन साइड पे ले सकते हैं, बट बड़ा ट्रेड इसमें 300 के नीचे ही बनेगा शॉर्ट साइड का। तो बड़ा ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आप देखिए इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 2% मजबूत है। बाजार में जो पिछले 15-20 मिनटों में रिकवरी देखने को मिली है उसमें बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी है। आप देखिए एक अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में भी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। डेज हाई के आसपास ये दिग्गज आज इस समय कारोबार करता हुआ। जुबिलिएंट फूडवर्क्स ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। दिन के निचले स्तरों से इसमें भी एक ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला है। आप देखिए अब ये हरे निशान में आता हुआ जुबिलिएंट फूडवर्क्स। थोड़ी चिंताएं यहाँ पर बनी थी जब इसके परिणाम आए थे, सेम सेल्स ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे। उछाल में बिकवाली करेंगे जेके, आपको लगता है यहाँ भी पुल बैक बनेगा? सर्वेंद्र, सॉरी आपसे ये सवाल है। देखिए 2013 और 2014 दोनों के लोज इस स्टॉक के करीब 920-930 की रेंज में रहे हैं। इस बार भी ये स्टॉक तकरीबन थोड़ा नीचे गया था, बट उसको अगर इग्नोर करें 30-40 रुपए का डाउन टिक तो करीब 900-920 पे इसको सपोर्ट आए हैं। तो यहाँ से तो डेफिनेटली मार्केट का भी ध्यान थोड़ा अच्छा है, तो आप इसमें बाउंस समझ के इसको खेलें। बट मेरा मानना है कि ये बाउंस इसमें ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। 1150-1200 के ऊपर तो ये अभी फिलहाल नहीं लग रहा। बट अगर किसी को 1150-1200 जैसा एक ट्रेड किसी को करना है तो रिसेंट लोज जो इसके अभी बने थे या करीब एक 970-980 पे स्टॉप लॉस लगा के इसको डेफिनेटली लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं। बट स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म ज़्यादा दम मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही है जुबिलेंट फूडवर्क में। लेकिन फिलहाल आप देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये स्टॉक होता हुआ आपको इस वक्त दिखाई देगा। वहीं कुछ और स्टॉक्स पर अगर हम नज़र डालें तो प्राइमरी मार्केट पे भी हमारी खास तौर पे नज़र बनी हुई है। और क्विक हील की जिस तरह का रिस्पांस आया है उसको देखते हुए मयूरेश, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं किस तरह की कोई लेवल, कोई रेंज अगर आपके दिमाग में हो, और क्या एडवाइस कर रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को?
नहीं, हमारा एक पॉजिटिव उलझन ही था प्रदीप जी, और क्लियरली अगर हम देखें जो आईटी सॉल्यूशंस मार्केट है स्पेसिफिकली रिटेल साइड पे आई थिंक सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है आउट ऑफ द टोटल मार्केट पाए। जहां तक आई थिंक साइबर अटैक्स का सवाल रहा है, आई थिंक वो कंसिस्टेंट ही रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों में। एंड अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दैट द कंपनी हैज विटनेस्ड, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी कंपनी बिल्कुल डिलीवर कर सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इसलिए आई थिंक हम पॉजिटिव उलझान बनाए रखते हैं आईपीओ पे। हमें लगता है आई थिंक द आईपीओ शुड ओपन इन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। तो आप टीम लीज जैसा ओपनिंग का रिस्पांस देख रहे हैं क्या यहाँ पे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन उतना तो हाई नहीं है, हालांकि अच्छा था सब्सक्रिप्शन यहाँ भी। नहीं, वो तो पता नहीं प्रदीप, लेकिन एक पॉजिटिव उलझान तो बिल्कुल देख रहे हैं फॉर द आईपीओ। कोई टारगेट आपने रखे हैं मयूरेश? नहीं, एक सब्सक्राइब का व्यू है। आई थिंक जनरली आई थिंक वंस द आईपीओ ओपन्स एक पॉजिटिव नोट पे ओपन होता है, और जैसे बैकवर्ड वैल्यूएशन है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, अगर ये कंपनी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ग्रोथ वो लाइंस पे डिलीवर कर सकती है तो मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रही है आई थिंक दैट कैन गेट जस्टिफाइड। तो आई थिंक देयर इज नो रेंज दैट वी प्रॉब्ली केप्ट फॉर द स्टॉक, बट ओवरऑल आई थिंक ओपनिंग के बाद एंड आफ्टर दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस पर शायद टारगेट प्राइस निर्भर होगी। बट क्लियरली आई थिंक एक पॉजिटिव ओपनिंग बेस्ड ऑन द इशू प्राइस इज समथिंग दैट वी फील इज वेरी वेरी लॉजिकल टू हैपन। ओके डॉक्टर रेड्डीज, इस शेयर पर भी नज़र रखिए। बोर्ड ने बायबैक के जो प्लान था, प्रस्ताव था, उसको मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा डॉक्टर रेड्डीज ने कहा था कि वो 17 फरवरी को एक बायबैक के ऊपर विचार करेंगे, और इस समय ये खबर आती हुई कि बायबैक को मंजूरी दे दी है बोर्ड ने। शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 3.5% मजबूत है ये शेयर। हालांकि अभी और डिटेल्स आने बाकी हैं, कितना पैसा वो बायबैक पर खर्च करेंगे, किस भाव तक वो बायबैक करेंगे, लेकिन चार्ट्स पर एक राय लेते हैं। सर्वेंद्र बताइए कैसे लगते हैं आपको इसके चार्ट्स? देखिए, ये हमारा टॉप सेल था 4200-4400 की रेंज में, तो हमारा ये टॉप सेल था, और उसके बाद ये नीचे में 2700 का आंकड़ा छू के आया है। अब तो काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो यस एक बाउंस तो आ सकता है, बट इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और हमारा 5 सेंस में हमारा मानना रहा है लास्ट 3 क्वार्टर से कि फार्मा और आईटी का जो बेस्ट है वो खत्म हो चुका है, और 2016 में ये दोनों सेक्टर्स उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना कि से आपका मेटल्स या बैंकिंग प्रदर्शन कर पाएगा। तो हम तो डेफिनेटली इसमें अंडरवेट हैं, और उछाल में अगर बेचने का ही ध्यान है। अब इसमें तो इवेंट है, इसके लिए स्टॉक को छोड़ सकते हैं। नहीं, किस लेवल पे बेचेंगे लेकिन टेक्निकली पे हमारा तो उछाल में आई थिंक अब इसके बायबैक के प्राइस तो मेरे हिसाब से आ गया। बायबैक का प्राइस आपको एक बार बता देता हूं, 3,500 रुपए प्रति शेयर तक बायबैक करेंगे। तो जी हाँ, तक जो बायबैक करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। करीब 3% मजबूती के साथ 3200-3300 में तो ये स्टॉक फिर मेरे हिसाब से बेचने का ही है। 3200-3300 में इसको बेचना ही चाहिए। तो 3200-3300 का भाव जब दिखे तो वहां पर बिकवाली की राय है, लेकिन 3,500 रुपए तक मैक्सिमम ये बायबैक करेंगे, और बायबैक के लिए कितनी रकम का इस्तेमाल करेंगे वो भी सामने लाएंगे। हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। 1569 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से करीब 1600 करोड़ आप कह लीजिए, 1500-1600 करोड़ के आसपास का ये कुल बजट पेश किया गया है। मयूरेश, क्या कोई आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं मेंटली, कैसा नज़र आता है आपको ये ऑफ़र कुल मिलाकर डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए? और हम आपको बता दें इस वक्त इसकी मार्केट कैप कितनी है, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए, और उसमें आप ये देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का ऑफ़र आते हुए, 1600 करोड़ रुपए का ऑफ़र आते हुए। मयूरेश, क्या कहेंगे आप? क्लियरली आई थिंक अमाउंट काफ़ी रीजनेबल इन माय ओपिनियन एट द करंट मार्केट कैप, और जैसे इनकी टॉप लाइन ग्रो हो रही है मुझे लगता है आई थिंक एक लॉजिकल स्टेप भी हो सकता है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। तो क्लियरली आई थिंक अगर एक लॉन्गर पिक्चर रखे तो मुझे लगता है आई थिंक ये अर्निंग्स अक्रेटिव हो सकता है द करंट लेवल। और क्लियरली अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ द कोर परफॉर्मेंस, PSAR बिजनेस हैज़ नॉट डिलीवर्ड दिस टाइम राउंड। कैलिब्रेटेड सेल्स देखे हमने वेनेजुएला, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में रशियन डिवैल्यूएशन की वजह से यू गॉट सम अमाउंट ऑफ इट देयर एज वेल। जो FTA कंसर्न्स है दैट आर प्रॉब्ली इन द प्राइस। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ जो दिक्कतें डॉक्टर रेड्डीज फेस कर रहा था, इवन फंडामेंटली उनका US का बिजनेस हो, इनका रशियन करेंसी की वजह से जो आई थिंक मार पड़ी है, आई थिंक दैट बिजनेस शुड होल्ड अप प्रीटी वेल। डोमेस्टिक बिजनेस इंडियन एक्विजिशन UBL करने के बाद भी आई थिंक अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट ANDA एप्लीकेशंस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, FTFs, पैराफोर्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये लगता है आई थिंक द बायबैक प्राइस इज क्वाइट रीजनेबल। अगेन आई थिंक इट विल नॉट बी इक्विटी डाइल्यूटिव, इट विल बी इक्विटी एक्रीटिव इन द लॉन्गर रन, और क्लियरली आई थिंक वैल्यूएशंस भी सपोर्टिव है। तो आई थिंक हम पॉजिटिव उलझान जो डॉक्टर रेड्डीज पे है वो बरकरार रखते हैं। हालांकि आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड ग्रेजुअली बी बाइंग इनटू दिस स्टॉक। आई थिंक एक साथ ये स्टॉक को ना ले, ये स्टॉक शायद कंसोलिडेटेड हो, क्योंकि नंबर्स थोड़े आई थिंक Q4 में भी सॉफ्टर साइड पे ही रह सकते हैं।
बिल्कुल। अब तो डॉक्टर रेड्डीज जिस बायबैक के इंतज़ार था सबको, वो बायबैक आता हुआ प्रदीप। डॉक्टर रेड्डीज ने शुरुआत करी है इस कमज़ोर बाज़ार में बायबैक देने की। उसके बाद आप देखिए जस्ट डायल की तरफ से बायबैक का अनाउंसमेंट होता हुआ, तो बायबैक का सिलसिला आगे चलकर और बढ़ सकता है। जो कंपनीज के पास कैश है वो शायद इस्तेमाल करें, कम से कम ये जो एक्ट है इससे गिरने का सिलसिला शेयर का बंद होगा, ये एक अच्छी बात। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस वापस से हासिल करने की कोशिश प्रमोटर्स के बता रहे हैं आपको कि हमें पूरा भरोसा है इस लेवल पर, हमें स्टॉक लेने जैसा लगता है तो हम कंपनी में वापस ले रहे हैं, तो आपको भी बेचना तो नहीं चाहिए। ये कोशिश कामयाब होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात। 3% इक्विटी खरीदने से स्टॉक 30% यहाँ से रिकवर नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस रिकवर हुआ तो वो काफ़ी है। लेकिन ट्रेडर्स के सवाल लगातार हमें मिल रहे हैं और आशुतोष सरना हमारे अगले एक्सपर्ट हैं जिन्होंने जवाब दिए हैं कुछ सवालों के। मैक्स ग्रोथ की आशुतोष सरना की राय सबसे पहले IRB इंफ्रा पे। इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया और जवाब है आशुतोष का, बाई करें 232 पे, 196 पे स्टॉप लॉस, 232 के टारगेट रखें, 196 के स्टॉप लॉस लेकर चले। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज दूसरा सवाल जिसके जवाब में भी बाई कॉल दिया है आशुतोष ने, 76 के टारगेट और 62 पे स्टॉप लॉस लगाने की राय ये दे रहे हैं। लेकिन स्पीच 3 बज चुके हैं और अब वक्त है आपको बताने का निफ्टी की स्ट्रैटेजी। क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट इस वक्त निफ्टी पर, वो सलाह आपके सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स की सबसे पहले निफ्टी की कॉल मानव की ओर से आ रही है और कुछ फिलहाल तकनीकी दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की मानव चोपड़ा की राय। ये देखिए, अब मानव चोपड़ा कह रहे हैं कि इस वक्त आपको निफ्टी पे तेज़ी करनी चाहिए, 7350 के टारगेट और 7010 पे ये स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। 3 से 4 दिनों में, यानी इसी सीरीज़ के अंदर इन्हें लगता है कि 7350 के लेवल आ सकते हैं। बिल्कुल। और जेके दोषी की राय भी अब आपके सामने, वो कह रहे हैं कि 7250 तक जा सकता है निफ्टी, 7030 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए, ये राय उनकी तरफ से आती हुई। सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेंद्र, ये बताइए निफ्टी को अगर आपको इस समय एक ट्रेड लेना हो तो वो किस तरफ होगा? 7100 के ऊपर है फिलहाल इस समय। नहीं, बिल्कुल ट्रेड तो बाय साइड ही है। और जब हमने ग्राफिक्स बनाई थी आपके लिए और हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे तो निफ्टी करीब यहाँ से 50 पॉइंट नीचे था। 6959 के स्टॉप लॉस से मेरा भी यही मानना है कि इमीडिएट अगर किसी को टारगेट चाहिए तो 7180, जो कि करीब 80 पॉइंट ही रह गया है, तो उसमें बात बनेगी नहीं। बट मानना तो मेरा भी वही है कि 7380 से 7450 तक के आंकड़े निफ्टी नेक्स्ट 10 से 15 दिन में टेस्ट कर सकता है। सो टारगेट्स तो वही रहेंगे। मेरा भी यही मानना है कि 7380 से 7450 के बीच में टारगेट रेंज रखें अगर आप उतनी देर तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और अगर आप 6959 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो ये कॉल निफ्टी पे फिलहाल हमारे सारे ही एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं। 7150, फिर 7200 और 7350 तक के टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। हमारे साथ अब एक और मार्केट के बड़े दिग्गज जुड़ रहे हैं, नितिन रहेजा AQF एडवाइजर्स के। नितिन, स्वागत है आपका। इन दिनों हम देखते हैं मार्केट में इस तरह की रिकवरी पिछले हफ्ते भर में 2-3 बार आई है कम से कम, जैसे हम आज आते हुए देख रहे हैं। लेकिन दिन खत्म होने के बाद जब शाम को FIIs के फिगर आते हैं तो बुल्स का जो ऑप्टिमिज्म होता है वो पूरा का पूरा निकल जाता है। आज क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अभी तक तो कुछ संकेत नहीं है कि ओवरऑल ट्रेंड बदला होगा। और अगर FI का एक स्ट्रे आधी दिन में पॉजिटिव भी आता है, उसको उसमें ज़्यादा रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है वो एक वीकनेस का रहा है। और हमारा मानना ये है कि ये जो बाज़ार है, ये अगर आप कहना चाहें कि कोई बाज़ार जब लॉन्ग टर्म बॉटम बनाना शुरू करता है तो उसमें एक फेयरली एक टाइम फ्रेम आ जाता है जहां वो एक कंसोलिडेशन मोड में घुस जाता है, एक रेंज में घुस जाता है और ऑलमोस्ट एक जिसको कहते हैं ना, एक बोरिंग बाज़ार हो जाता है। वो अभी तक हमें नज़र नहीं आता है। ये जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी हमको दिख रही है वो काफ़ी दिख रही है। अभी तक तो कहना बड़ा मुश्किल है कि हमने बॉटम बनाया है कि नहीं। और ओवरऑल मेरा मानना ये है कि द अर्लीस्ट जब तक हमें संकेत मिलेंगे वो है जब बजट से जो डायरेक्शन आएगी वो बाज़ार को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। उसके पहले मुझे लगता है हम यहीं पे ऐसे ट्रेड करते रहेंगे। ओके, तो 11 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। 29 फरवरी को बजट है, बजट के बाद एक दिशा मिलेगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, सेंस क्या मिल रहा है सर? क्योंकि बजट में तो काफ़ी सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 1 साल से जो अभी नहीं लागू होता है उसको 3 साल कर दिया जाएगा, इस तरह की चर्चाएँ काफ़ी चल रही हैं। क्या आप भी चिंतित हैं इनसे? और अगर ये नहीं होता है तो एक अच्छा रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है फिर बजट के बाद, क्योंकि बजट से पहले तो अब तक कोई तेजी देखने को मिली नहीं है।
देखिए, मेरा मानना यह है कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और इनकी इस चीज़ों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी ये पता है कि जिस हिसाब से नर्वसनेस और बाज़ार का जो रुझान है वो नेचुरली एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं करना चाहेगी। तो हम सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जो ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट हो सकता है कि उसमें शायद आपको फिर शायद एसटीटी में ट्वीक नज़र आए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से बाजार जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या रुख आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा बजट होगा जो नेसेसरली मार्केट को अपसेट करेगा। बट क्या इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा मानना ये है, क्या मार्केट को वो नया डायरेक्शन देगा या जो नया जो इंथुजियाज्म या लाइफ चाहिए मार्केट में, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा देखना। ओके, ये बताइए सर कि आज की रिकवरी में प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन गुल है। आईसीआईसीआई बैंक 3.5% नीचे, 200 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। येस बैंक भी 2% नीचे, एक्सिस बैंक 1% नीचे, इंडसइंड बैंक में 0.25% की गिरावट। तो जो दिग्गज बैंक्स हैं वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, और जो तेजी देखने को मिली है वो पीएसयूज बैंकों की वजह से मिली है, मेटल सेक्टर की वजह से मिली है, और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी। तो आज की तेजी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से रैली है क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े स्टेबलाइज हो गए हैं, या कुछ फ्रेश बाइंग इस समय लोग करने के मूड में हैं? मेरा मानना यह है कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी एक ठहराव आ चुका है और स्टेबलाइजेशन आ चुका है जैसे आपने कहा, तो ये ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग ओरिएंटेड रैली है rather than fresh buying के हिसाब से। अगेन पीएसयू बैंक्स में हमने काफ़ी टाइम एक लास्ट कितने सालों से देखा है कि हर एक लेवल पे लोग वैल्यू बाइंग देखते हैं और एक फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ती है। बट मेरा मानना ये है कि वहाँ पे भी हम एक किस्म के एक टिपिंग पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ पे चाहे वो आप आरबीआई के वजह से या जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसकी वजह से देखें, एक अपफ्रंटिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एनपीएज एंड क्लीनिंग अप द बुक्स जो कहते हैं वो चल रहा है। और जिस दिन वो हो जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ पे एक आधी बैंक ने आके कहा है कि उन्होंने फुल राइट ऑफ लिया है, मेरे हिसाब से तब वो बैंक्स को देखने इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज देन यू आर एक्चुअली नो व्हाट द रियल वैल्यू ऑफ द बुक इज। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसको मयूरेश आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना और इस पिक्चर में आना बैंकिंग स्टॉक्स के लिए और इस पूरे प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, क्लियरली आई थिंक जैसे क्लीनिंग अप रिक्वायर्ड है, क्योंकि आई थिंक जहाँ पे डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट हो रहा है काफ़ी समय तक, आई थिंक काफ़ी हद तक आई थिंक बैंक्स के बैलेंस शीट को आई थिंक रॉटन कर रहे थे। तो मुझे लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव आती है एंड इफ देयर इज एनी रेगुलेटरी चेंजेस हैपनिंग टू द बैंकिंग सिस्टम, और अगर राइट ऑफ लेते हैं आप, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक जितने आपके बैड एप्पल्स है बैलेंस शीट पे आई थिंक वो वाइप आउट हो जाते हैं। वो पेनफुल प्रोसेस हो सकता है अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक वंस दिस प्रोसेस इज लार्जली ओवर, यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट मच क्लीनर एंड मीनर बैलेंस शीट्स ऑफ पीएसयू बैंक्स। शायद बुक वैल्यू में आई थिंक थोड़ी डिटोरेशन देखने मिले, क्योंकि जितने एक्सपोजर होंगे टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट साइड विच आर प्रॉब्ली हैविंग एनपीए इशू और जीएनपीए इशू, आई थिंक वहां पे दिक्कतें हो सकती है। बट जनरली आई थिंक अर्निंग्स अक्रेटिव हो सकते हैं वंस दिस राइट ऑफ हैपेंस एंड वन क्रेडिट ग्रोथ रिज्यूम्स इनटू द सिस्टम। मुझे लगता है आई थिंक द बैंक्स विल बी बेटर प्लेस्ड। हालांकि आई थिंक कैपिटलाइजेशन भी उतना ही जरूरी है बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब किस हद तक कैपिटलाइज करते हैं ये देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो। 25,000 करोड़ काफी होगा नितिन, आपको लगता है, जो कि उम्मीद है बजट में आंकड़ा आएगा? देखिए, मेरा मानना ये सिर्फ एक कैपिटलाइजेशन इशू नहीं होता है, ये मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है कि उस बैंक्स को आप किस किस्म की ऑटोनॉमी देते हो, किस किस्म के टैलेंट को ले आते हो। बिकॉज वरना तो आप बार बार इस कहोगे क्योंकि रिकैपिटलाइज करो, तो हमने तो लास्ट टाइम भी ये रिकैपिटलाइजेशन देखा था, फिर 10 साल के बाद आपको वही प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो मेरा मानना ये है कि अब जैसे कि कोई बैंकों में हमने देखा है कि एक टू गेट सम टॉप टैलेंट शुरू हो चुका है, जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में देखा, तो वैसे अगर हम और वहाँ पे और सारे बैंकों में दिखाई पड़े, आई थिंक वो आपका पसंदीदा स्टॉक है क्या? आप नितिन उसमें खरीदारी की राय देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में? बेसिकली वी विल नॉट गेट इनटू स्टॉक स्पेसिफिक्स, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के हिसाब से बात कर रहा था। ओके, मयूरेश?
नहीं, क्लियरली आई थिंक जैसे एक राइट ऑफ लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और जैसे मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है द काइंड ऑफ राइट ऑफ दैट कैन स्टिल कम थ्रू, और लेकिन काफ़ी कम स्केल पे हो सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो क्लीनिंग अप एक्ट चालू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने इज़ अ पॉजिटिव। सेकंड चीज़, जैसे रहेजा साहब बता रहे थे, आई थिंक द न्यू मैनेजमेंट विल गिव न्यू डायरेक्शन टू द बैंक, और जैसे आई थिंक नया डायरेक्शन मिलता है, एक नया अप्रोच मिलता है, मुझे लगता है द वे ऑफ एड्रेसिंग इशूज़ एक क्विकर रेजोल्यूशन होता है। तीसरी बात, आई थिंक जो ऑटोनॉमी की हम बात कर रहे हैं and getting more participation, especially from either the FII side or public side, I think that can have some amount of say in terms of how the managements run the bank. But clearly, I think एक quarter के result पे I think मैं jump the gun नहीं करूँगा. I think I'll still wait for one more quarter to come and expect the management to probably come out with what they have done with their book and specifically in terms of how the write-off has happened. So clearly, I think एक quarter का result I think काफी encouraging था in terms of management statements. But does that compel me to buy the stock at the current level? I think मैं थोड़ी राह देखूंगा जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती कि आई थिंक जो बुक की डिटोरिएशन है लार्जली आई थिंक फैक्टर हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ हाउ द मैनेजमेंट परसीव्स द बैंक्स बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे हेमंत एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताना चाहूँगा आपको भी और दर्शकों को भी कि कल से ही हम काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग व्यू निकल कर आया है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इस वक्त एनपीएस से रिलेटेड जो रिकवरी की बातें चल रही हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में और लोअर कोर्ट से लेकर के कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फंसे हुए हैं कई सालों से। तो एनपीए के रेजोल्यूशन के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई मदद करने को तैयार हो जाए और इन सारे मामलों को एक टाइम बाउंड तरीके से सुलझा लिया जाए, बिल्कुल, तो दिक्कत ही ना है। हाँ, जैसे इन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए किया कि री ऑक्शन करवाया, अगर वैसे सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि यहाँ भी ये जो सारे एनपीएस हैं अब पैसे नहीं आ रहे तो आप इनको ऑक्शन कीजिए और बेचिए और हम इसकी निगरानी करेंगे, तो ये मामला काफी आसान हो सकता है। क्योंकि बैंकर्स डरते हैं कि हमने अगर ऑक्शन किया सस्ते प्राइस में तो हमारी जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में हो जाए तो काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। तो ये दरअसल एक बड़ा पॉजिटिव है, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उसके जो एक लॉजिकल कंक्लूजन हम कहते हैं अभी तो लिस्ट वहां तक पहुंचाएं। उसके बाद उनके जहन में हो ये चीज, यू नेवर नो, वो ऐसा सोच भी रहे हो इस तरह का, तो ये वरदान साबित हो सकता है जो अभी डर लग रहा है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो ये काफी बड़ी री रेटिंग की बात हो सकती है बैंकों के लिए। लेकिन काफी सारे नाम निकल कर आएंगे प्रदीप, जिन विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम अभी नाम बैंकों ने सामने पेश नहीं किया है। नाम तो ऐसे और है ही और लोगों को कहीं ढके छुपे तौर पे पता चलता रहता है। वो सारे नाम केवल अगर नाम सामने आ गए उससे कोई मसला हल नहीं होगा। मतलब लोगों की राय यही है कि कोर्ट के दबाव में नाम तो आ जाएंगे पर उससे रिकवरी नहीं होगी। तो क्या रिकवरी तक पहुंचने में मदद मिलेगी अदालत से? उम्मीद इस पे रखी जाए। बिल्कुल, इसके ऊपर नजर रहेगी और बाजार पर नजर रखिए। इस समय 200 अंक ऊपर है इस समय सेंसेक्स, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और 65 अंक की बढ़त निफ्टी भी दिखा रहा है। प्रदीप, जिस तरह से बाजार चल रहा है लग रहा है कि अब आखिरी के 20 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने के लिए और आप देखिए लगता है कि 7100 के ऊपर क्लोजिंग होगी। आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूएस में फेड की जो बैठक हुई थी पिछली बार उसके मिनट्स आने वाले हैं, तो देखना होगा वहाँ से क्या सामने निकल कर आता है। उसके ऊपर कल भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे। लेकिन डाउ फ्यूचर्स यही संकेत दे रहा है कि एक अच्छी शुरुआत आज यूएस के मार्केट्स की हो सकती है और आप देखिए एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है इस समय। चौतरफा तेजी कहेंगे प्रदीप। सुबह कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, सन फार्मा, एल&टी, भेल में तेजी है। लेकिन अब आप देखिए ये तेजी और थोड़ी ब्रॉड बेस्ड होती हुई, टाटा मोटर्स देखिए किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आइडिया देखिए, अब टेलीकॉम स्टॉक्स भी इस तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली इस समय भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। अलग अलग सेक्टर्स इस समय प्रदर्शन दिखाते हुए टेक महिंद्रा देखिए अब करीब करीब 0.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और एसबीआई जैसे दिग्गज भी आप देखिए 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। अगर एक बीटीएसटी ट्रेड लेना हो तो सर्वेंद्र बताइए कौन सा वो स्टॉक है जो आप आज बीटीएसटी के तौर पे ले जाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो रिलायंस का ही नाम आता है। आई थिंक बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा है उसके लिए और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो अब रिलायंस को इस बार पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। सो मैं तो रिलायंस लेके जाना चाहूँगा बीटीएसटी में। एक टारगेट रखूँगा 969, 970 के आसपास और एक स्टॉप लॉस रखूँगा 934.40 के आसपास और रिलायंस लेके जाना चाहूँगा। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो आप बीटीएसटी के तौर पे लेना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़, ये नेटवर्क 18 और टीवी 18 कंपनीज के द्वारा मैनेज होता है और इन दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट
और हिस्सेदारी रिलायंस ग्रुप के पास है। ये हमारा डिस्क्लोजर। लेकिन सरविंद्र, एक और स्टॉक है आपके नज़र में मेरे ख्याल से BTST के तौर पे। यस एब्सोल्युटली, एक्सिस बैंक हमारा फेवरेट है, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, रिलायंस, ये 3 लार्ज कैप में फेवरेट स्टॉक्स हैं यहाँ से, जिनके मीडियम टर्म बॉटम्स बन गए हैं, तो इन्हीं को लॉन्ग साइड ट्रेड करते रहेंगे। एक्सिस बैंक ट्रेडिंग एंगल से एक 409 का टारगेट कल सवेरे के लिए फर्स्ट आवर या फर्स्ट 2 आवर्स में आ जाना चाहिए, और 394.80 का स्टॉप लॉस। BTST कॉल एक एक्सिस बैंक में भी लेके जाएंगे। और मोहित गाबा की राय भी आपके सामने रख दें, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। वो कह रहे हैं कि अपोलो टायर में तेजी करके जाना चाहेंगे आज के सत्र में। उनको लगता है कि कल के सेशन में आपको 165-170 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 155 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। और मारिको पर भी वो बुलिश हैं और उनको लग रहा है कि 230-234 का भाव कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। कैडिला पर भी वो तेजी करने की राय दे रहे हैं। 325 का टारगेट उन्होंने कल के लिए सुझाया है। जय ठक्कर शेर खान के, इनके भी BTST कॉल आपके सामने। भारत फौज पे है नजर, 802 के टारगेट, 772 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पिडिलाइट एक और इनका पसंदीदा स्टॉक, 584 पे स्टॉप लॉस लगाकर 620 के टारगेट। मेरे ख्याल से कल भी ये BTST कॉल के तौर पे पसंद किया गया था और उसने अच्छी तेजी दिखाई है, तो ये एक स्टॉक है जो रफ्तार दिखाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और आज भी BTST के तौर पे एक बार फिर से रिकमेंड होता हुआ। 7110 इस बीच निफ्टी के लेवल, सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी अब भी 50 पॉइंट नीचे और यहीं पे एक थोड़ा दबाव है। मार्केट ब्रेथ अब भी पॉजिटिव नहीं हुई है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखें टर्नओवर मार्केट का 4.25 लाख करोड़ के आसपास, तो ये रिकॉर्ड लेवल्स अब हम आते हुए देख रहे हैं। आखिरी मिनटों के कुछ और स्टार परफॉर्मेंस ढूंढते हैं। टीवी टुडे करीब 5% का स्विंग यहाँ पे आया है 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ। मैग्मा फिनकॉर्प, ये स्टॉक आप देखिए, यहाँ पर भी एक तेज़ स्विंग देखने को मिल रहा है इस वक्त और दिन के हाइस पर होगा ये स्टॉक मैग्मा फिनकॉर्प का, 8% ऊपर, तकरीबन 65% एक्सेस वॉल्यूम के साथ। एडलवाइज फाइनेंशियल्स में अच्छी रफ्तार देखी जा रही है, हालांकि यहाँ वॉल्यूम कम है, औसत से करीब 30% कम वॉल्यूम के साथ चला है आज, लेकिन अच्छी रफ्तार है। टोरेंट पावर एक और स्टॉक होगा जहाँ पर हम आखिरी मिनटों में अच्छी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम यहाँ औसत से भी आधे हैं, तो टेक्निकली ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे क्योंकि वॉल्यूम का सपोर्ट थोड़ा नहीं है इन स्टॉक्स में। लेकिन मयूरेश, क्या फंडामेंटली आपको कोई स्टॉक इनमें से पसंद आता है? फिर भी आई थिंक टीवी टुडे नीचे किस तरह से पसंद आता था, एंड एक डिस्क्लेमर यही होगा कि वी माइट बी होल्डिंग दिस स्टॉक इन आवर फंड्स। क्लियरली जैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है आई थिंक एक अर्निंग्स ग्रोथ और ट्रेजेक्टरी जो कंपनी पोस्ट कर रही है, आई थिंक वो बरकरार रह सकती है। तो आई थिंक टीवी टुडे पे एक पॉजिटिव आउटलुक ही बनाए रखेंगे हम लोग ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन CNBC आवाज़ आपको बाजार में पैसा कमाने के साथ साथ इनाम जीतने का भी मौका दे रहा है। जैक मुकाबला शुरू होने वाला है CNBC आवाज़ पर, और अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं तो आप इस प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और आप जीत सकते हैं एक चमचमाती हुई मर्सिडीज़ कार। जी हाँ, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ये एक अनोखा मुकाबला है जो जल्द ही CNBC आवाज़ पर शुरू होने वाला है। प्रदीप, सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुकाबले में शामिल होने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं है। बिल्कुल, और एक और भी खास बात कि इसमें आपको एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र होना ज़रूरी है, तो हम उम्मीद रखेंगे कि काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोग इससे जुड़ते हुए नज़र आएंगे और क्वालिटी एडवाइस मिलेगी। अगर आप इसको फॉलो भी करना चाहें, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतेंगे, लेकिन अगर ये आप कॉल्स पे नज़र भी रखेंगे तो मुनाफा कमाने का शानदार मौका होगा और हम ढूंढेंगे देश के सबसे काबिल एडवाइजर्स। और जनरली हम देखते हैं कि केवल इक्विटी में के बीच में मुकाबला होता है, जी नहीं, ये इक्विटीज़, कमोडिटीज़, करेंसीज, तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड मुकाबला होने वाला है और सब तरह के एक्सपर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने कॉल्स देंगे और हम हर रोज़ आपको इनाम देने वाले हैं। जी हाँ, मर्सिडीज़ कार तो आप जीत ही सकते हैं, लेकिन हर रोज़ एक सोने का सिक्का जीतने का भी आपके पास मौका है और आपको लॉग इन करना है advisorymandi.com पर और वहाँ पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर कराना है। 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलने वाला है मुकाबले का पहला चरण। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए काफ़ी मायने रखेगी। जो भी यहाँ पर कॉल निकल कर आएंगे, आप इसको ट्रैक भी कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और शानदार इनाम जीतने का मौका आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच बाजार अब अपने दिन के आखिरी मिनटों की तरफ, 10 मिनट और बाकी हैं और इस बीच जैसे कि हम नज़र डाल रहे थे कुछ तेज़ रफ्तार शेयरों पे, एक बार की अगर हम देखें इंडेक्स जो अब दिन के ऊपरी स्तरों के करीब चल रहा है, वहाँ पर क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। BHEL आज इसने दिन का नया लो बनाया और वहाँ से ये भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है।
नए 52 वीक लो 101 रुपये 60 पैसे के आसपास पहुंचा था और वहां से ये रिकवर हुआ है आज, आप देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी कमज़ोर स्टॉक है, लेकिन काफ़ी पिटाई लगातार हो चुकी है। सर्वेंद्र, क्या आप कॉन्ट्रेरियन होना चाहेंगे आज का मूव देख के? मैं स्टॉक का नाम थोड़ा मिस कर गया। BHEL। लास्ट 4 दिन के लोज अगर हम देखें, खाली 4 दिन का अगर मद्देनजर रखें तो 100 101 पे काफ़ी डिसेंट सपोर्ट है, रिवर्सल्स अच्छे लग रहे हैं, एक मोमेंटम भी वो सोल्ड है। तो ट्रेडिंग एंगल से मेरे को लगता है कि 111 112 तक के टारगेट्स इसमें डेफिनेटली पॉसिबल है, उतना तो ट्रेड कर ही सकते हैं। एक गैप एरिया है थोड़ा सा, करीब 115 से लेके 117-18 के बीच में एक गैप एरिया है। अगर 111-12 पे स्टडी हो जाएगा तो वो गैप एरिया भी 15 से 17 का टेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए 111-12, और अगर उससे थोड़ा और ऊपर जाता है तो करीब 115-116 के लेवल जा सकते हैं। नितिन रहेजा हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे इजाज़त लें उसके पहले एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि इस मार्केट में चूंकि करेंसी, कमोडिटी और इक्विटी मार्केट हर तरफ हमने एक साथ दबाव आते हुए देखा है, आप इस वक्त क्या ट्रैक कर रहे हैं? और जो हाल में बातचीत शुरू हुई है क्रूड के प्रोडक्शन पे फाइनली एक नियंत्रण रखने के लिए, हालांकि अभी तक सहमति नहीं बनी, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो बाजार का बॉटम शायद बना सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर? क्लियरली अगर ये एक सहमति बन जाती है क्रूड के ऊपर, तो जो लोगों के जो रुझान में था, स्पेशली जो इफेक्ट जो क्रूड का बैंकिंग सेक्टर पे दिख रहा था इन द US मार्केट्स और जो एक्सपोजर थे, वो एक किस्म के थोड़े फियर्स अबेट होना शुरू हो जाएंगे। पर वो पॉसिबल है या नहीं वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ हैं और सबके अलग अलग एजेंडाज हैं। पर अगर क्रूड स्टेबलाइज होता है तो क्लियरली मेरे हिसाब से वो फर्स्ट स्टेप होगा जहाँ पे आपको बाजार भी स्टेबलाइजेशन में मोड में नज़र आएगा। ऑलराइट, शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ पर जुड़कर आज अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नज़र रखिए, आप देखिए मजबूती प्रदीप देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी जरूर लाल निशान में, लेकिन दिन के निचले स्तरों से इसने भी देखिए अच्छा सुधार आज के सत्र में दिखाया है। और कल हमने देखा था आखिरी 1 घंटे में जो दबाव देखने को मिला था, आज देखिए आखिरी 1 घंटे में क्या रिकवरी देखने को मिली है। श्रेय साफ तौर पर आपको देना होगा यूरोप के मार्केट्स को। अब देखिए 1.5% मजबूत है, जब खुले थे तो 1/4 से आधा % मजबूती के साथ खुले थे, और इस समय वो बाजार देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए, इसलिए भारतीय बाजारों को भी यहाँ से बल मिला है। लेकिन ट्रेडर्स डिमांड कहाँ कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर वो सलाह जानना चाहते हैं, हम आपको हर रोज़ वही बताते हैं। जी हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने सवाल भेजते हैं और हम वो सवालों के जवाब देते हैं। मानस चोपड़ा, हेड टेक्निकल एनालिस्ट मोनार्च नेटवर्क कैपिटल ब्रोकिंग के, कह रहे हैं कि आर पावर में खरीदारी आपको करनी चाहिए। टारगेट वो 47 का दे रहे हैं। मैं जिसको पर भी जो आपने सवाल पूछा हमसे उसका जवाब हमने मांगा है, वो कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 510 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मयूरेश हमारे साथ बने हुए हैं और सर्वेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर एक ट्रेड आपको निफ्टी में लेकर जाना हो तो सर्वेंद्र आपका तो निफ्टी में तेजी का ही कॉल होगा। मयूरेश, अगर आपसे भी ये राय लूँ, आपको भी लग रहा है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रह सकती है कल के सेशन में भी, या बहुत अच्छी रिकवरी देखी जा चुकी है 200 पॉइंट की, अब जनरली थक जाते हैं इतनी तेजी दिखाने के बाद बाजार, ऐसा देखने को मिला है। कल का सेशन कैसा रह सकता है? क्लियरली आई थिंक अगर शॉर्ट्स अभी भी आई थिंक कवर होते हैं तो बिल्कुल एक पॉजिटिव रुझान रह सकता है फ्रॉम एन इमीडिएट पर्सपेक्टिव। हालांकि आई थिंक काफ़ी लोग आई थिंक बोर हो चुके हैं मार्केट से। आई थिंक जितनी उछल पटल हो रही है मार्केट में, पीपल वांट एक्चुअली द बजट टू कम फास्टर देन व्हाट वन रियली एक्सपेक्ट्स। बजट के अनाउंसमेंट्स और उसके बाद आई थिंक मार्केट में देखना चाहते हैं, बट तब तक मेरे हिसाब से आई थिंक वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी मार्केट्स में, उथल पथल आई थिंक मार्केट में होती रहेगी। किस हद तक मार्केट जाता है आई थिंक देयर कैन बी रिकवरी ऑन द निफ्टी पे एट 100-200 पॉइंट्स, बट आई थिंक वहाँ पे आई थिंक निफ्टी एक बार रुक जाएगा। चेन्नई पेट्रो, ये वो स्टॉक है प्रदीप जो देखिए कितना अच्छा मूव दे रहा है, अब करीब 13.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स कैसे लगते हैं सर्वेंद्र इसके आपको? देखिए, इसमें एक 2015 के स्टार्ट में एक अच्छा सा गैप एरिया था, उस गैप एरिया से इसने सपोर्ट लिया है लास्ट वीक में, और आज तो काफ़ी मूव कर चुका है। तो आज तो रिवर्स तो लेने के ही हैं, बट थोड़ा सा अगर इसमें कूल ऑफ आ जाए करीब 170-71 तक का, तो इसमें एंट्री मारनी चाहिए, और ऊपर में मान के चलें कि वापस ही एक बार 200-210 के आंकड़े को आगे चल के टेस्ट कर सकता है। ओके, कुछ और स्टॉक्स आप देखिए, सद्भाव इंफ्रा मिसाल के तौर पे, और ये आखिरी मिनटों का एक और स्टार परफॉर्मर है, कुल मिलाकर 9% ऊपर, लेकिन अभी पिछले 15-20 मिनटों में करीब 6% की तेज़ी यहाँ और देखने को मिली है।
ये स्टॉक फिलहाल आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और इसमें आप वॉल्यूम हालांकि औसत से थोड़े कम है। बर्जर पेंट आप देखिए, यहाँ भी औसत से काफ़ी कम वॉल्यूम के बीच में हम एक स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। कैप्लिन पॉइंट एक और स्टॉक है जो काफ़ी सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स के रेडार पे इन दिनों चल रहा है और हम देख रहे हैं करीब करीब 25-30% ज़्यादा वॉल्यूम के साथ चढ़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो सद्भाव इंफ्रा, कैप्लिन पॉइंट, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना एक और आप जोड़ सकते हैं जिसमें हमने इस वक्त अच्छी रफ्तार आते हुए देखी है। क्या इनमें से आपको मयूरेश कुछ पसंद आता है? ये काफ़ी कुछ आई थिंक प्रदीप जी कवरेज में नहीं है, लेकिन जहाँ तक सद्भाव का सवाल रहा है आई थिंक लेवरेज अभी भी हाई है और मुझे लगता है आई थिंक जो एक फाइनेंस कॉस्ट ये भरते हैं आई थिंक अभी भी हाई रह सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो वैल्यूएशन से डिराइव करता है प्रॉब्ली जस्टिफाई करता है अनलेस यू सी डीलेवरेजिंग हैपनिंग और फाइनेंसेस गोइंग डाउन। पेंट्स की जहाँ तक बात करें मुझे लगता है कि स्टिल सेफर टू होल्ड अ स्टॉक लाइक एन एशियन पेंट जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है डेकोरेटेड पेंट्स में, जहाँ तक इनकी कमीशनिंग हो रही है नई प्लांट में रोहतक की, आई थिंक वहाँ पे प्रोग्रेस अच्छा खासा हो रहा है। एंड इवन ऑन द इंडस्ट्रियल पेंट साइड आई थिंक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे है, इसलिए आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन एशियन पेंट जो होल्ड करते हैं आई थिंक विद इन द पेंटिंग स्टॉक्स और विद द फॉल इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो या क्रूड डेरिवेटिव्स हो, उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी है। इसके अलावा मैक्स इंडिया पर भी नजर रखिए। आप देखिए पिछले 15-20 मिनटों में किस तरह की चाल इसने पकड़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये वो स्टॉक है जो देखिए 7% मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहा है। ज़बरदस्त रैली स्टॉक ने दिखाई है और आप देखिए बाजार की रिकवरी में इसने अच्छा पार्टिसिपेट आज के सत्र में किया है। कुछ और स्टॉक्स, मार्केटर लाइन, अब आप देखिए पिछले 15-20 मिनटों में जिस तरह से ये तेज़ी दिखा रहा है। अब मार्केटर लाइन इस समय आप देखिए 5-5.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा नज़र रखिए आप टीवी टुडे पर करीब करीब 13% से ज़्यादा का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। वलेचा इंजीनियरिंग एक और ऐसा स्टॉक जो पिछले 15-20 मिनटों में अच्छा उछाल दिखा रहा है। ये वो कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर अच्छी तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन एफएनओ में अगर आप ढूंढें तेजी होती हुई तो जस्ट डायल, ये शेयर हर रोज पिट रहा था, शॉर्ट करने वाले आराम से यहाँ पर हर रोज शॉर्ट करके पैसा बना रहे थे, लेकिन आज ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। 17% का मूव यहाँ पर देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। सर्वेंद्र, कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को आज? देखिए, ये तो प्योर एक पंटर स्टॉक बन गया है। इसमें हमारा कवरेज तो ज्यादा है नहीं, हम इसको ट्रेड तो नहीं करते, बट या बाउंस तो है, काफी ओवरसोल्ड था, बाउंस है। जो जब नीचे गिर रहा था तो भी कोई खास डिलीवरीज तो हो नहीं रही थी, अराउंड 7-8% डिलीवरीज जाती थी एवरेज। सो प्योरली इंट्राडे वाला स्टॉक है। सब कुछ जो भी इसमें होता है, पोजीशन शाम तक में स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं, बहुत कम पोजीशंस चेंज ऑफ हैंड्स होता है, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला तो ये स्टॉक है नहीं। बट फिलहाल मेरा मानना है कि ठीक है, अगर ये निकल गया है और एक गैप एरिया को टेस्ट कर रहा है तो 534 पे इसका एक गैप एरिया है, वहां से अगर निकल गया तो एक 10-20 पॉइंट और चल सकता है, ना नहीं बोलता हूं, बट मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं है, बिल्कुल, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, चलिए। तो मयूरेश, आपसे एक राय लेना चाहूँगा टाइटन पर। आज का सबसे बड़ा लूज़र दरअसल यही है और हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं अर्बन कंजम्पशन से रिलेटेड शेयरों में देखिए तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। पेज इंडस्ट्रीज जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से दबाव दिखा रहा था, जुबिलेंट फूडवर्क्स में प्रेशर था, आज ज़रूर थोड़ा बाजार के साथ रिकवर हुए हैं ये शेयर, लेकिन अभी भी देखिए लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है पेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर। टाइटन, इस पर क्या राय रखते हैं आप? कमज़ोरी के पीछे क्या वजह लगती है? Clearly, I have not seen any specific reason for this, लेकिन जैसे आई थिंक इनकी एक पैंट डिस्क्लोजर्स की वजह से आई थिंक जो एक जनरल गोल्ड ज्वेलर्स को रादर एक एप्रीहेंशन है, प्रॉब्ली दैट इज गेटिंग प्लेड आउट। और जनरली अगर हम रिजल्ट्स भी देखें तो रिजल्ट्स थोड़े सॉफ्टर साइड पे ही थे, तो मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स की राह देखनी चाहिए। हालांकि आई थिंक बाउंस बैक कभी भी आ सकता है स्टॉक में, काफी बीटन डाउन है, बट एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी आर स्टिल मेंटेनिंग अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, चलिए। आज पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। विजया बैंक, यूको बैंक, बैंकों को लेकर सुबह जितनी घबराहट थी, देखिए इस समय वो घबराहट कम होती हुई दिख रही है। अच्छी रिकवरी देखने को मिली है सेकंड हाफ में। बैंक ऑफ बड़ौदा से वो रिकवरी लीड हुई है। आईडीबीआई बैंक देखिए 4.5% मजबूती के साथ, आंध्रा बैंक में 4% तक की तेजी, कैनरा बैंक 3.5% मजबूती, आईओबी 3.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो पीएसयू बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। साथ ही एविएशन शेयर खुले ज़रूर कमज़ोर थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली है। जेट में आप देखिए 3.5% का अपमूव आज के सत्र में देखने को मिला है। आरईसी ज़रूर 3% अच्छा प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा। इसके ऊपर आपसे राय लेना चाहूँगा। आरईसी, पीएफसी, सुबह ऐसा लग रहा था कि प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ा दी है, बड़ी चिंता की बात है, लेकिन बाजार की रिकवरी के साथ इन शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिली है। निचले स्तरों से कम
से कम। सर्वेंद्र, कैसे देखते हैं पीएफसी आरईसी की तेजी को? पीएफसी तो 5.5% मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ है। देखिए, एक आरईसी का चार्ट देख रहा हूं यहाँ पे, तो करीब 11-12 के लोज और उसके बाद 13-14 के लोज भी इन्हीं स्तरों के आसपास थे। तो वर्ष तो मेरे को भी लगता है कि इसमें 147, 148, 150 के आसपास वो वर्ष तो कम से कम इसमें कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा मुझे तो इसमें तकलीफ नहीं लगती है अब यहाँ से, बट होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा अगर इसको ट्रेड करना है। तो अगर 3 से 6 महीने के लिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे दोनों ही स्टॉक यहाँ से डिलीवरी लेके अगर आप उसको डीमैट में होल्ड कर सकते हैं तो दोनों स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। तो डिलीवरी वाले शेयर हैं, होल्ड कर सकते हैं आप लॉन्ग साइड पर। बाजार बंद होने में करीब 40 सेकंड ही बचे हैं और आप देखिए 7100 के ऊपर निफ्टी क्लोज देने के लिए इंतज़ार कर रहा है। सेंसेक्स में 225 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बुल्स ने आज बाजी मारी है साफ तौर पर। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1% मजबूती के साथ जाकर बंद होने की तैयारी करता हुआ, और बैंक निफ्टी जो प्रॉब्लम में था वो भी आप देखिए कोई बहुत रनअवे रैली नहीं है, लेकिन निचले स्तरों से इसने भी रिकवरी दिखाई है। 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट एक समय पर देखने को मिल रही थी बैंक निफ्टी में, और अब आप देखिए हरे निशान के साथ जाकर बंद होने में ये भी सफल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो गिरने वाले शेयरों के फेवर में है, लेकिन सुधरी है दिन के दौरान। एक समय था जब एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 5 से 6 गिरने वाले शेयर थे, और अब आप देखिए 1:1 करीब बराबरी का मामला यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छी क्लोजिंग भारतीय बाजारों ने आज दी है, 7100 के ऊपर समाप्त हो गया है निफ्टी। और आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स ने, खासतौर पर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने लीड किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा 7% मजबूत, आईडीबीआई बैंक में 5% तक की तेजी, ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से तेजी बनी, इन्फोसिस टीसीएस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, एलएनटी, भेल जैसे कैपिटल गुड स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनी है। इवन पिटे हुए रियल्टी शेयर देखिए, एचडीआईएल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखी। ऑटो शेयर ने भी आज की रैली में पार्टिसिपेट किया है। टाटा मोटर्स के डीवीआर हो या टाटा मोटर्स हो और दूसरे स्टॉक्स देखिए, अशोक लेलैंड के लिए खराब खबरें थी, फिर भी 3.5% मजबूती के साथ इस स्टॉक ने समाप्ति दी है। तो एक रैली जो थी वो आज ब्रॉड बेस्ड थी, ऐसा नजर आ रहा है। बस मयूरेश, अब एक एफआईआई का बाय फिगर और देख लें तो बुल्स के अंदर जोश भरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कैश मार्केट में। हालांकि वायदा में तो वो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में देखना चाहता है बाजार। आप कैसे देख रहे हैं आज की क्लोजिंग को? क्लियरली एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। अभी ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट कवरिंग है, जेन्युइन बाइंग आई है, और जहाँ तक एफआईआई का सवाल रहा है, आई थिंक कंसिस्टेंट सेलर्स रहे हैं। तो आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड अगर हम डेटा मैप करते हैं तो आई थिंक दे आर स्टिल नेट सेलर्स इनटू द मार्केट। तो आई थिंक एक दिन के तेजी से अगर ये नेट बाइंग फिगर भी आती है, अगर वो आती है तो आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन। तो क्लियरली आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट ऐसी लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग रैली है, और ये कहाँ तक जाती है आई थिंक वो नेक्स्ट फ्यू डेज विल कम टू। ओके, तो एक दिन के एफआईआई के फिगर से बात नहीं बनेगी, कुछ दिन तक लगातार एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में बाय का फिगर देखना चाहेंगे मयूरेश, वरना इसे शॉर्ट कवरिंग रैली ही मानेंगे। शुक्रिया मयूरेश और सर्वेंद्र जी, आपका आज समय निकालकर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें कौन से कप्तान ने किस तरह का प्रदर्शन दिया।